Hi students, I Ashwani Singh welcome you at your own channel Physics Classroom, जो ना केवल एकेडमिक्स बल्कि उन स्टूडेंट्स के भी डाइजेशन का ध्यान रखता है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ आपको वो बेस्ट कंटेंट कोशिश करूँगा डिलीवर कर दूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, सीट बेल्ट बांध के बैठिए, अच्छे से टाई और सीट बेल्ट। द टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड at an axial point due to a uniformly charged ring. हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। हमारी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ होगी वो हम देख रहे हैं। एकेडमिक्स वालों से स्पेशली बोलूँगा कि इस कंटेंट के बाद इसमें काफ़ी सारी डेप्थ आती है, ठीक है। तो जहाँ मैं आपको बता दूंगा कि इसके बाद कंपटीशन की बात स्टार्ट होती है, तो एकेडमिक्स वाले केवल वहीं तक समझें, कंपटीशन को उससे आगे ले जाऊँगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। पहले तो हम रिंग के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होती है? सोर्स चार्ज की। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सोर्स चार्ज की। इलेक्ट्रिक फील्ड बिलोंग्स टू सोर्स चार्ज, ठीक है। सोर्स चार्ज किसे बोलते हैं? जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, एस्टैब्लिश करता है उसके आसपास, ठीक है। तो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर देखी जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसीडर्ड एट अ पॉइंट कॉल्ड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट और फील्ड पॉइंट। हम जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं, डायरेक्शन देखना चाहते हैं, उस पॉइंट को ऑब्जर्वेशन पॉइंट या फील्ड पॉइंट बोलते हैं, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जो कि अगर हम बड़ा बना देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का अगर हम साइज बड़ा लेंगे, मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग शो करना चाहते हैं। छोटा वेक्टर लेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल शो करना चाहते हैं, और हेड जो लगाते हैं इस पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्लियर है। इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, तो मेरा यहाँ पर सोर्स चार्ज हो गया एक पॉइंट चार्ज, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन एस्टेब्लिश करेगा? एक पॉइंट चार्ज। यहाँ पर रिंग नहीं लिया, मैं अभी रिंग के कॉन्सेप्ट में नहीं हूँ, अभी केवल इंट्रोडक्शन पार्ट में हूँ। यहाँ पर हमने एक पॉइंट चार्ज लिया है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं इस पॉइंट पी पर। तो जिस पॉइंट पी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं, इस चार्ज की वजह से प्रोड्यूस करी गई इलेक्ट्रिक फील्ड को आप पॉइंट पी पर देखना चाहते हैं। तो पॉइंट पी हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ड्रॉ करेंगे। तो अगर इस पॉइंट पी पर ड्रॉ किया जाए, तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है। आउटवर्ड मींस अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो पॉइंट पी पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करें, तो ये ड्रॉ कर दी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, तो ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। ध्यान रखेंगे बच्चों, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है और ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है, क्लियर। ये ड्रॉ किया जा रहा है और ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है सिंबॉलिकली। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमेशा ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर ड्रॉ किया जाता है। इन केस ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ना हो कि नेगेटिव पॉइंट चार्ज होता, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट आप यहां पर लेते, या आप कहीं पर ले लें, यहां पर ले लें आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अगर ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज है और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो जैसा कि मैंने बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं? पी पॉइंट पर, जिसे ऑब्जर्वेशन पॉइंट या फील्ड पॉइंट बोलते हैं। तो इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? क्योंकि नेगेटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट होगी। इनवर्ट मतलब टूवर्ड्स द पॉइंट चार्ज, टूवर्ड्स द नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो इनवर्ट ज्यादा होगी तो बड़ा वेक्टर, और छोटी होगी तो छोटा वेक्टर, ठीक है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो बड़ा वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, और कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो छोटा वेक्टर ड्रॉ कर देंगे इससे। और फिर हम इस पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं।
तो बच्चों ये क्या हो गया, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपने ड्रॉ कर दिया इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये सिंबॉलिक हो गया, और ये उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के बारे में। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि रिंग दिखता कैसे। हमने यहाँ पर एक सिंपल एक एग्जांपल के लिए लिया है, देखें ध्यान से। ऐसी होती है रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, जिससे हम सीखने वाले हैं, वो ऐसी रिंग है एक। क्लियर। जिस पर चार्ज पूरी रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। अब ध्यान से सुने, जैसे आप लेंथ में, लैंग्वेज समझना, यूनिफॉर्मली चार्ज पर जो रिंग पर जो चार्ज है उसकी डेंसिटी को, उसको डिफाइन करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है वो समझिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना अच्छे से समझेंगे बच्चों उतना बढ़िया आपको ये समझ में आएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप ध्यान सुनिए, मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे हम मार्केट से कपड़ा लेने जाते हैं, अगर हम मार्केट से कपड़े लेते हैं तो जैसे मान लो हमने एक लेंथ ली कोई 20 रुपए मीटर। अगर कोई कपड़ा उसने आपसे बोला कि ये 20 रुपए मीटर है, इसका मतलब 1 मीटर 20 रुपए का। ठीक है, ध्यान समझना, मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं पूरी। यहां पर ये रेट है 20 रुपए मीटर की, और अगर मैं यही टर्म, ये रेट है कपड़ा खरीदने की, आपने कहा 20 रुपए 1 मीटर का मिलेगा, 20 रुपए का 1 मीटर मिलेगा। अगर मैं यही कॉन्सेप्ट यूज करूं यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी समझाने के लिए, तो बस रुपए की जगह कोलॉम लगा दूं, तो मुझे इतना कहना है 20 कोलॉम पर मीटर। यानी कि हम कहना चाहते हैं कि अगर मैं 1 मीटर की लेंथ लूंगा तो उसमें कितना चार्ज आएगा, 20 कोलॉम। अब ये लेंथ स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है, इसे रेक्टिलिनियर बोलते हैं, और इसे कर्विलिनियर बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला, एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और एक कर्व लेंथ भी हो सकती है। स्ट्रेट लाइन में गया लेंथ, तो अगर आपको लेंथ दे दिया, मान लीजिए हमारे पास लेंथ L है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड Q है। जैसे यहां पर 20 कोलॉम लिया है मीटर पे, इस ये कैसे निकाला, ध्यान समझिए। मान लीजिए हमारे पास कोई लेंथ L है, इस L लेंथ पर चार्ज कितना है, Q। तो आपसे अगर पूछा जाए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, तो क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज टू लेंथ रेशो होती है, चार्ज टू लेंथ रेशो। तो मैंने ये पूरा चार्ज लिया Q, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ, दैट बिकम्स लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को साइन लैम्डा से ड्रॉ करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लैम्डा क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी का। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, किसी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ। इसकी यूनिट क्या बनेगी, सेम कोलॉम पर मीटर, अभी डिस्कस करी। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, चार्ज का डायमेंशन फार्मूला 80 होता है, लेंथ का L होता है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा 80L इनवर्स। ये डायमेंशन फार्मूला लीनियर चार्ज डेंसिटी का है। क्लियर। तो अब आपके पास लेंथ स्ट्रेट हो या कर्व हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसी तरह से रिप्रेजेंट करी जाएगी। मान लीजिए कर्व लेंथ, अगर हम इस कर्व लेंथ का एग्जांपल ले लें, ये कर्व लेंथ कहां से कहां तक है, ये कर्व लेंथ A से B तक है। ये लेंथ कितनी है, L है, इस पर टोटल चार्ज कितना है, Q है। तो फिर आप इसकी डेंसिटी बता सकते हैं, सेम टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ बिकम्स, इसकी यूनिट क्या होगी, कोलॉम पर मीटर, डायमेंशन फार्मूला विल रिमेन सेम। तो जहां लीनियर वर्ड आएगा तो वहां लेंथ ही होगी, नो मैटर की लेंथ स्ट्रेट है या कर्व है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस टॉपिक के बारे में बेटा बोला जाता है कि अगर इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और अगर जितने अच्छे से आप इसे कर लेंगे आपको ये उतना स्कोरिंग हो जाएगा। CBSE में इसका एक इम्पोर्टेंस है, कंपटीशन में तो है ही, CBSE में भी ये इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझेंगे। अब हम ये इसकी बेसिक की बात कर ली है, अब हम इसके डिटेल में जा रहे हैं, ध्यान से समझना। हम शुरू कर रहे हैं बेटा से, इसके डिटेल में जाएंगे, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है हमको, और जितने अच्छे से समझेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट। अब मैं आपको इसके प्रेजेंटेशन के बारे में बता दूं। ये है वो रिंग जिस रिंग पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मैं इस रिंग की बात करूं, ये है वो रिंग, इस रिंग का रेडियस A ले लेते हैं, ये रिंग का सेंटर। अगर इस रिंग का रेडियस A है और इस रिंग का सेंटर O है, तो अगर इस रिंग की लेंथ यानी कि सरकमफेरेंस की बात करी जाए,
तो इस रिंग की सरकमफेरेंस हो जाएगी बेटा 2 पाई r, और ये एक लेंथ है, सरकमफेरेंस इज द लेंथ, और इस पूरी लेंथ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो q है। तो अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछी जाए तो हमारे पास कर्व है, हमें पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी तो केवल लेंथ पर डिपेंड करती है। सुनेंगे ध्यान से, लीनियर चार्ज डेंसिटी तो लेंथ के केस में यूज करी जाती है। तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, टोटल चार्ज ले लो और वो टोटल लेंथ ले लो, जिस टोटल लेंथ पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? तो ये टोटल चार्ज कितना है, q है, टोटल लेंथ कितनी है 2 पाई a है, यूनिट कितनी हो गई सेम कूलम पर मीटर, ये आ गई लीनियर चार्ज डेंसिटी अभी जो आपके सामने फिगर बनी है उसकी। ठीक है, और ये कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की कैटेगरी में आता है। जहां पर भी चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, ध्यान सुने, चार्ज डेंसिटी 3 तरह की होती हैं, एक लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। फर्क इतना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी में चार्ज लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी में चार्ज किसी सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी में चार्ज किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कॉन्सेप्ट सेम है, जैसे लीनियर चार्ज में आप टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ लेते हैं, यहां पर टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया लेंगे, यहां पर यूनिट आएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर, और कोई चेंज नहीं है। ध्यान सुनेंगे, इसका सिंबल जनरली सिग्मा ले लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी केस में हम सिंबल को रो लेते हैं, रो, और ये वही सेम टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम हो जाता है, टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होगी ऑब्वियसली एसआई में, तो इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर क्यूब। तो 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जिसमें से एक लीनियर चार्ज डेंसिटी बोली जाती है, जब लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है चार्ज तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इससे ये कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज की केस है बेटा, इनको हम बोलते हैं कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मतलब इसमें चार्ज कंटीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं है, चार्ज थॉरोली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें कहीं पर कोई स्पेस नहीं है, ऐसा नहीं कि यहां चार्ज ना हो, फिर ये कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर मैं कहूं कि ये वो रीजन है जहां पर चार्ज नहीं है, ये वो लेंथ है जहां पर चार्ज नहीं है, तो फिर ये कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में आने के लिए कंटीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए चार्ज। क्लियर? तो आपको ये भी बता दिया कि कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कितने तरह के होते हैं, क्या होता है कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्लियर? और कितने टाइप के होते हैं ये भी आपने देख लिया, क्या इनकी यूनिट्स होती हैं ये भी बात हो गई। और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी हो रही है, क्योंकि हम लैम्डा यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहां लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमारा अभी पास जो रिंग का केस है, और रिंग का केस कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा वाला केस है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में आती है रिंग का केस। तो मैं लिखता हूं, अगर आप रिंग का केस पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज के रिंग का केस, तो ये पहली बात कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी का है। उसमें भी कौन सा वाला है, लीनियर चार्ज डेंसिटी रखता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। रिंग कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की केस में आती है, क्लियर, और इसमें जो डेंसिटी होती है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, क्योंकि लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है चार्ज। क्लियर? तो ये तो हो गई बात रिंग की। अब बात हम करते हैं कि इस रिंग की प्लेसिंग कैसे कर रहे हैं, हम प्लेस कैसे कर रहे हैं। अगर हम इसे डेरिवेशन में ले जा रहे हैं तो हम इस रिंग की प्लेसिंग कर रहे हैं, ये समझना है हमको। देखेंगे ध्यान से, जब तक रिंग आपके सामने ऐसे रखी है तो ये आपको पूरा इस प्लेन में दिखाई दे रही है, सर्कल दिखाई दे रही है। अब हम इस रिंग को ऐसे रखने जा रहे हैं, ऐसे, ध्यान सुनिएगा, ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर। जो पूरी सरकमफ्रेंस है ये बोर्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगी, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। क्लियर? तो अब हम देखेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसा इलिप्स बना के हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी रिंग है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई है। ठीक है, ध्यान से देखें। और इस रिंग का रेडियस कितना है, आपने इस रिंग का रेडियस ए ले रखा है,
और ये सेंटर ऑफ द रिंग, यही वाली रिंग बनाई है आपने, क्योंकि अब आप बोर्ड के पैरेलल नहीं बना रहे हैं, रिंग को बोर्ड के परपेंडिकुलर बना रहे हैं, इसलिए ऐसा बनाया है। ठीक है, आगे बनाते हैं। देखिए इसको अगर आपने एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ लिया तो इसके किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। इनफैक्ट एकेडमिक्स वाले भी इसमें आगे मूव कर सकते हैं अगर आपने इसके पॉइंट को, स्टार्टिंग पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया तो। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होगी, सब अच्छे से आ जाएगा। ये सेंटर से ये लाइन जो हमने ली है, इसी लाइन को हम एक्सियल लाइन बोलते हैं बेटा। दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन कौन सी लाइन को बोलते हैं? जो लाइन रिंग के सेंटर से पास हो रही है, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर। रिंग के, ये रिंग है, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर और रिंग के सेंटर से पास होने वाली लाइन को एक्सियल लाइन बोलते हैं। ये ना केवल इस तरफ होगी बट इस तरफ भी होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग भी होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग भी होगी। और जैसा कि मैंने बोला कि हमारा जो केस है वो ये है कि हमको एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग दी गई है, उस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की एक्सियल लाइन पे हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया है, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहां पर हमने इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की सरकमफ्रेंस पे एक छोटी सी लेंथ कंसीडर करिए, ध्यान से समझेंगे। इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की सरकमफ्रेंस पे एक एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर करी है। क्या मतलब है? जैसे ये रिंग आपको पता है ऐसी है, बोर्ड के पैरेलल बनाऊंगा तो ऐसी दिखेगी, अभी रखी है बोर्ड के परपेंडिकुलर। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मैंने ये लेंथ कंसीडर करी है। इस पूरी रिंग पर तो चार्ज Q है। अगर इस पूरी रिंग के चार्ज की बात करें तो इस पूरी रिंग पर तो चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर केवल इतनी सी लेंथ की बात करें तो इतनी सी लेंथ, क्योंकि ये लेंथ एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री मतलब बहुत छोटी लेंथ ली है, तो उस पर चार्ज भी बहुत छोटा होगा। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो लेंथ हमने कंसीडर करी है, इस लेंथ पर चार्ज dq है, और ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ dl है। सरकमफ्रेंस को अगर हम L बोल रहे हैं तो सरकमफ्रेंस के इस एलिमेंट्री पार्ट को dl बोल रहे हैं। अगर पूरी सरकमफ्रेंस L है तो सरकमफ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट, एलिमेंट्री पार्ट, इन्फिनिटली स्मॉल पार्ट को हम dl बोल रहे हैं। तो अगर टोटल लेंथ पर टोटल चार्ज q है तो फिर एलिमेंट्री लेंथ पर छोटा सा चार्ज होगा dq, जो कि हम ये शो कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ध्यान सुनेंगे। तो ये क्लियर है कि यहां पर चार्ज कितना होगा? यहां पर चार्ज होगा dq, और किसी चार्ज की वजह से ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमको पता है। किसी चार्ज की वजह से, ध्यान सुने, हमको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू q बाय आर स्क्वायर। r क्या है? किसी चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस। किसी चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डिस्टेंस को आप r बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट की है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट की है जिस पॉइंट को आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोलते हैं। क्लियर? तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बिलोंग्स टू दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट। क्योंकि आप पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड ड्रॉ करेंगे। अभी हम बात कर चुके, दोबारा समझ लीजिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है? इस सोर्स चार्ज की है। कहां पर है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर है। कितनी है? ये ड्रॉ की है। किस तरफ है? हेड लगा है। हर एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, ध्यान सुने। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है? इस चार्ज की है, सोर्स चार्ज की। कहां पर है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर है। कितनी है? ये रहा मैग्नीट्यूड। एरो का जो या वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, लेंथ जो होती है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। किस तरफ को है? हेड लगा है। हेड बता रहा है किधर को है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर हम इस फिगर के अकॉर्डिंग लिखें तो मैं इस पे आई कैप लगा देता हूं। अगर मैं इस पे आई कैप लगा दूं तो ये हो जाएगा। ये रहा मैग्नीट्यूड और ये उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आई कैप लिख दी। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब क्योंकि हमारे पास रिंग के केस में हमने जो पार्ट लिया है, जो एलिमेंट्री लेंथ ली है, इस लेंथ पर चार्ज केवल dq है, एलिमेंट्री चार्ज है। तो जब आप एलिमेंट्री चार्ज लेंगे, सॉरी मैं इसे कैपिटल dq से रिप्रेजेंट कर देता हूं।
हमने कैपिटल क्यू लिया है। जब टोटल चार्ज कैपिटल क्यू लिया है तो उसका एलिमेंट्री चार्ज डी कैपिटल क्यू ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये साइन, ठीक है। अब क्योंकि हम जब चार्ज एलिमेंट्री लेंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एलिमेंट्री ही आएगी। जब तक आपके पास ज्यादा चार्ज नहीं होगा तो आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, क्योंकि ये क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ चार्ज। आपको ये क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ चार्ज। इफ द चार्ज इंक्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, इफ द चार्ज डिक्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, इफ द चार्ज इज एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी एलिमेंट्री। अगर चार्ज आपने इन्फिनिटली स्मॉल लिया तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्फिनिटली स्मॉल ही होगी। तो ये क्लियर है कि dq जो चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज जो है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी एलिमेंट्री होगी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखें, ये रहा चार्ज, ये रहा ऑब्जर्वेशन पॉइंट। चार्ज से अब मुझे यहां पर ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस भी चाहिए, सोर्स चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस भी चाहिए। तो यहां पर सोर्स चार्ज तो ये है dq जो कि रिंग की सर्कमफ्रेंस पे है, और यहां से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस अगर हम लें तो लेट दिस डिस्टेंस इज r। ये डिस्टेंस हमने r ले लिया, सेम जैसा हम यहां पर प्रेजेंटेशन करते हैं वैसे ही ले रहे हैं। और ये रिंग के सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस हम ले लेते हैं x। क्लियर? रिंग के सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस x हो गया। सरकमफ्रेंस से ऑब्जर्वेशन, रिंग के सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस x है, लेकिन सरकमफ्रेंस से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस r है। और आपको पता है हम वही डिस्टेंस यूज करते हैं जो चार्ज से ली जाती है ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक। चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक के डिस्टेंस को यूज करते हैं एक्सप्रेशन में। तो चार्ज तो यहां है, यहां तो है नहीं, तो चार्ज यहां है, तो चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक के बीच के डिस्टेंस को r बोल रहे हैं। तो अगर हम इस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करें, ध्यान सुनेंगे, सोर्स चार्ज ये है, एलिमेंट्री चार्ज इज द सोर्स चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं आप पॉइंट P पर। तो पहली बात तो इस पर पॉजिटिव चार्ज लिया गया है, क्लियर। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड अवे फ्रॉम द चार्ज। तो आउटवर्ड का मीन्स ये ड्रॉ हो गई आउटवर्ड। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डी हो गई। ध्यान सुनेंगे, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करी गई है, अवे ड्रॉ करी गई है, आउटवर्ड। यहां पर अगर एंगल थीटा है, यहां पर एंगल अगर थीटा होगा तो ये वर्टिकली अपोजिट से ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। अगर यहां पर एंगल थीटा होगा बेटा तो यहां पर वर्टिकली अपोजिट से यहां पर भी एंगल थीटा हो जाएगा। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट करें तो इसके दो कंपोनेंट करते हैं। देखें कंपोनेंट कैसे करते हैं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। आपसे कहा जाए इसके कंपोनेंट कर दें तो आपने एक ड्रॉ करी ये लाइन, दूसरी लाइन ये, क्लियर। कंपोनेंट करने से पहले हमको दो एक्सेस लेनी होती हैं और दोनों एक्सेस एक दूसरे पर 90 होना चाहिए। तो हमने एक एक्सेस ये ले ली और दूसरी एक्सेस ये ले ली, और जो कंपोनेंट हो रहे हैं उन कंपोनेंट को हम ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो ये रहा थीटा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला जो कंपोनेंट है होता है, जिस साइड से एंगल बनता है उस साइड आएगा डी कॉस थीटा। कंपोनेंट करना हम अच्छे से जानते हैं वेक्टर में। तो डी का ये वाला कंपोनेंट हो गया डी कॉस थीटा और दूसरा वाला कंपोनेंट हो गया डी ई साइन थीटा। तो हमारा ये कहना है कि ये वाला जो आपने एलिमेंट्री पीस लिया है, ये जो एलिमेंट्री लेंथ ली है, इस एलिमेंट्री लेंथ की वजह से यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दो कंपोनेंट फॉर्म कर रही है। एक कंपोनेंट डी कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा डी ई साइन थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हमारा हो जाएगा डी ई साइन थीटा। ऐसे ही अगर हम इसी चार्ज के जस्ट, ध्यान सुनेंगे, अगर हम इस चार्ज के जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट यहां पर इतना ही चार्ज और ले लें, समझेंगे ध्यान से, मैंने बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट लिया है। ये कितनी बड़ी लेंथ ली है, ये लेंथ dl है। तो अगर ये लेंथ dl है तो इस पर चार्ज कितना होगा, dq। वही कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपने dl लेंथ ली है तो dl लेंथ पर चार्ज कितना होना चाहिए, dq। तो मैंने यहां पर एक dl लेंथ और कंसीडर करी है, क्लियर। इस dl लेंथ से
ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस वही होगा जो ऊपर है, r, है ना, डायग्राम सिमेट्रिक बन रहा है ना। तो यहां से जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस r है तो यहां से भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस r ही होगा। और अगर इस चार्ज की वजह से, क्योंकि इस पर चार्ज कितना है, dq, अगर इस dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखी जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होने की वजह से इधर आ जाएगी। ये बना, ये d cos थीटा इसका कंपोनेंट जो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी हो गई। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये था वही मैग्नीट्यूड ये है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। क्यों? ना तो आपका चार्ज बदला, जितना चार्ज यहां पर है dq उतना ही चार्ज यहां पर है, तो चार्ज तो सेम हो गया। आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस भी नहीं बदल रहा, क्योंकि इस सोर्स चार्ज से इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस अगर r है तो इस सोर्स चार्ज से इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस अभी भी r ही है। तो जब चार्ज नहीं बदलेगा, डिस्टेंस नहीं बदलेगा ऑब्जर्वेशन पॉइंट का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बदलेगी मैग्नीट्यूड में। तो मैं मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूं, ध्यान रखें, इसे d लिख दिया, यहां से i कैप हटा दिया, क्लियर। इसलिए हम यहां पर वेक्टर नहीं लगा रहे, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड में डील कर रहे हैं, यहां पर बात ये कर रहे हैं। तो जितना मैग्नीट्यूड यहां है उतना ही मैग्नीट्यूड ये वाला है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, क्योंकि आपको पता है इसकी ये इस तरफ कहीं पर है, हेड कर रही है, डायरेक्शन इधर की है, और इसकी डायरेक्शन यहां कहीं है, तो डायरेक्शन अलग अलग है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन को n1 कैप बोल दूं तो इस डायरेक्शन को n2 कैप बोल सकते हैं। तो हम अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं dE वेक्टर इक्वल्स टू n1 कैप। तो फिर हम इसे नाम दे देते हैं dE1, समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को dE1 और वेक्टर लगाऊं तो फिर मुझे लिखना होगा dE1 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई dq बाय r स्क्वायर n1 कैप, ऐसे लिखना होगा, ठीक है। इनफैक्ट हमको इसकी जरूरत नहीं है, मैंने आपको ये समझा दिया कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो हम फिर इससे इतने इसमें जाने की जरूरत नहीं, हमारा काम नहीं है, पर्पस नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपने एक, अब ऐसे ही क्योंकि इस एंगल के सामने वाली लेंथ रेडियस है, तो यहां पर भी जो एंगल फॉर्म होगा उसके सामने वाली लेंथ भी रेडियस ही होगी। और जब दोनों के सामने, ध्यान सुनेंगे, तो जब लेंथ सेम है तो इनके सामने बनने वाला एंगल भी सेम ही होगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, क्लियर। और अगर ये एंगल सेम है तो वर्टिकल अपोजिट से यहां पर भी एंगल थीटा आ जाएगा। और अगर यहाँ एंगल थीटा आ गया तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है? इस वाले एलिमेंट्री चार्ज की वजह से। तो अब हम इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट करते हैं। ध्यान से देखें, ये है DE, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा एंगल थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट DE cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट भी ये वाला आ गया DE sin थीटा। देखो बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट हो तो पूछ लें, ठीक है, आप पूछ सकते हैं इसमें। ये आ गया DE sin थीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट यहां आएगा DE cos थीटा। हमको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो गई तो हम ये कहना चाहते हैं, ध्यान से समझना, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी यहां पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर, उसका वर्टिकल कंपोनेंट इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट के साथ कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। डी साइन थीटा ये है तो ये भी तो डी साइन थीटा है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। और बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी दीज आर कैंसिल्ड आउट इन पेयर, ये कैंसिल आउट हो गई। इस डी साइन थीटा को डी साइन थीटा ने कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा हमारे पास? केवल ये दो कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट जो कि किस एक्सिस के अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है, आउटवर्ड है, आउटवर्ड टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्नोज हुई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बची हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास है 2DE cos थीटा, 2DE cos थीटा। लेकिन इस 2DE cos थीटा को बनाने में यहां पर दो एलिमेंट्री चार्ज इन्वॉल्व हैं, एक ऊपर वाला DQ और एक नीचे वाला DQ। ध्यान से सुने, मैं इस डायग्राम को फिर से बनाता हूं, ध्यान समझेंगे।
इस रिंग की वजह से ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आ रही है, रिंग की वजह से नहीं, केवल इतने से चार्ज, यहां पर जो हमने एलिमेंट्री चार्ज लिया है वो, और यहां पर जो हमने एलिमेंट्री चार्ज लिया बेटा उसकी वजह से। यहां पर कितना आ रहा है 2DE cos थीटा। तो इसमें कितने एलिमेंट्री चार्ज इन्वॉल्व हैं, एक DQ ये वाला और एक DQ ये वाला, ये रिंग का रेडियस A। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रही है वो ट्वाइस ऑफ D cos थीटा आ गई है। क्लियर है? तो लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दो कंपोनेंट की वजह से, दो एलिमेंट्री पीस की वजह से। लेकिन अगर मैं एक एलिमेंट्री पीस की वजह से पूछूं, अगर मैं पूछूं कि इस DQ का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो इस DQ का कंट्रीब्यूशन इसमें केवल DE cos थीटा है। और इस वाले DQ का कितना कंट्रीब्यूशन होगा इसमें, तो इस DQ का कंट्रीब्यूशन भी DE cos थीटा है। लेकिन ये तो अभी आपने केवल दो पीस या एक पीस की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी कि अगर मैं इतना चार्ज लूं DQ तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड DE cos थीटा आएगी। ये एक DQ की वजह से आ रहा है बेटा। अगर मैं टोटल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो मैं इंटीग्रेट करके निकाल लूंगा। कैसे, ध्यान सुने। अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, यहां पर हम सॉल्व करते हैं फर्दर। देखें, अब हम बात करते हैं E निकालने की। तो E कैसे निकाला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। मैंने ये एक पीस लिया है, केवल ये 2D cos थीटा नहीं ले रहे, हम DE cos थीटा ले रहे हैं। और अगर DE cos थीटा ले रहे हैं तो आज इसका मतलब आपने केवल किसी एक चार्ज की वजह से कंट्रीब्यूशन लिया है DE cos थीटा। आप 2DE cos थीटा भी ले सकते हैं। और अगर आप 2DE cos थीटा लेंगे तो इसका मतलब आपने दो पीस इन्वॉल्व कर रखे हैं, ये वाला DQ और ये वाला DQ। 2D cos थीटा से क्या होगा और D cos थीटा लेने से क्या फर्क पड़ेगा, ये अभी अपन दोनों देखेंगे। अगर मैं केवल D cos थीटा लूं, अब D की वैल्यू पुट करते हैं। D की वैल्यू कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू DQ बाय R स्क्वायर इंटू cos थीटा। ये हमारी D की वैल्यू थी, ये आपने पुट कर दी D की वैल्यू, और ये cos थीटा। तो आपका E आ गया, E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन DQ बाय R स्क्वायर। अभी मैंने इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं लिखी है, समझाता हूं क्यों नहीं लिखी, अभी समझेंगे आप। E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन साइन से बाहर क्योंकि कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के साइन के बाहर चला जाएगा। cos थीटा आपने बाहर ले लिया, अब बचा केवल DQ, ठीक है। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। मैंने यहां पर DE cos थीटा लिया है, केवल एक DE cos थीटा। हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर दो पीस की वजह से 2DE cos थीटा आ रहा था, तो एक पीस की वजह से DE cos थीटा आ रहा है। यानी कि DQ चार्ज ने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी थी, DE cos थीटा केवल, ठीक है। अब क्योंकि आपने केवल DE cos थीटा लिया है एक पीस की वजह से, एक DQ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी लिमिट लेंगे 0 से Q। ऐसा क्यों, क्योंकि टोटल चार्ज जब इस DQ को आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने का मतलब टोटल चार्ज को जोड़ना, तो DQ जोड़ के कितना बना देगा, पूरी रिंग का चार्ज। पूरी रिंग का चार्ज कितना है, Q। लेकिन अगर आपने दो पीस ले लिए, दो पीस मतलब आप DQ ये वाला भी कंसीडर कर रहे हैं, DQ ये वाला भी कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर आपकी टर्म, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 2DE cos थीटा कंसीडर करी जाएगी। फिर आप यहां लिखेंगे 2DE cos थीटा, वो भी बताता हूं। अगर आप ऐसा लिखें 2DE cos थीटा का इंटीग्रेशन, ध्यान से सुने बेटा, अब आप कर रहे हैं दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दो एलिमेंट्री चार्ज की वजह से, ये वाला DQ और ये वाला DQ, इन दोनों की वजह से है। तो अगर इस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्योंकि आपने दो एलिमेंट्री चार्जेस को इन्वॉल्व कर रखा है, तो अगर हम इसमें इंटीग्रेशन करें, ध्यान सुनेंगे, 2 बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन रह गया DE cos थीटा, ठीक है। क्योंकि आपने दो इन्वॉल्व कर रखे हैं तो आपको चार्ज जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको लिमिट लेनी पड़ेगी Q/2। क्यों, क्योंकि ये DQ आधा चार्ज यहां तक कंट्रीब्यूट करेगा, कहीं हाफ रिंग तक,
बाकी आधा चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा ये वाला, क्योंकि जब आप लिमिट दोगे तो लिमिट आप दोगे, अगर आपने 0 से q दे दिया, ध्यान से सुने, अगर आपने कहा नहीं 0 से q देंगे तो ये वाला जो आंसर आ रहा है आपका, अभी आपने ये वाला देखा 0 से q d cos थीटा, इसका जस्ट डबल है ये, मतलब इसमें 2q कैलकुलेट हो जाएगा, 2 बार q हो जाएगा, क्योंकि एक बार आपने इस dq को इंटीग्रेट कर दिया, एक बार ये वाला dq इंटीग्रेट हो गया, क्योंकि आपने 2 dq इंट्रोड्यूस कर रखे, क्योंकि जब आप d की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर पुट किया जाएगा 0 से q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाय r स्क्वायर cos थीटा। तो बेटा यहां पर देखिए, जब आप 0 से q की लिमिट देंगे तो ये dq इंटीग्रेट होके q बनेगा, लेकिन 2 बार बनेगा क्योंकि आपने बाहर 2 लगा रखा है, जबकि इस पूरे रिंग पर चार्ज कितना है q, और ये कितना कैलकुलेट कर देगा 2q, क्योंकि आपने 2 बार इंटीग्रेट कर दिया, dq को इंटीग्रेट किया है 2 बार, ट्वाइस। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करते हैं, अगर आप 2d cos थीटा को इंटीग्रेट करते हैं, तो फिर आप यहां पर लिमिट लीजिए 0 से q/2, फिर आप 0 से q/2, इसका मतलब आधा q/2 इसने बनाया है, dq ने, इस dq ने q/2 कंट्रीब्यूट किया है, और इस वाले dq ने q/2 कंट्रीब्यूट किया है, तो टोटल मिलके ये q हो गया। नीचे वाले dq ने कंट्रीब्यूट किया, नीचे वाले dq इंटीग्रेट होके कहां तक गया, अब देखें 0 से q/2 तक जाएगा, मतलब dq की वैल्यू इंटीग्रेट होके क्या बनने वाली q/2, तो q/2 बन जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई होके q रह जाएगा, मतलब इस पूरी रिंग का चार्ज q है और q ही आएगा। तो ये मेरा सजेशन है कि अगर आप ये यूज करें तो लिमिट 0 से q/2 लें, और अगर आप d cos थीटा लें तो d cos थीटा का मतलब आप केवल एक ही पीस को कंसीडर कर रहे हैं, तो एक ही पीस को कंसीडर कर रहे हैं, तो एक ही इंटीग्रेशन होगा 0 से q, 2 इंटीग्रेशन नहीं होंगे, 2 नहीं हो रहा है, डबल नहीं हो रहा है, डबल लेंगे तो 0 से q/2। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं इसमें जा रहा हूं, ये मेरा सजेशन है कि हम इस वाले को करें तो आसान रहता है। आगे बात करते हैं। देखेंगे इसे, और ये बहुत आसान है, बस इसमें छोटे मोटे फंडामेंटल्स हैं जो आपने देख लिए। आगे बात करते हैं। याद नहीं करना है, डेरिवेशंस कभी भी हम याद नहीं करते, किसी भी कॉन्सेप्ट को हम फिजिक्स में याद नहीं करते, जितना आसान कर सकते हैं उतना आसान करने की कोशिश की जा रही है, आप समझिए बस। अब डी क्यू की लिमिट कितनी ले रहे हैं आप, 0 से क्यू। 0 से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपने केवल डी कॉस थीटा ले रहे हैं, ट्वाइस ऑफ डी कॉस थीटा नहीं लिया, आपने केवल डी कॉस थीटा लिया है। एक डी क्यू तो एक डी क्यू, तो 0 से क्यू लिमिट ले ली, ये हो गया 0 से क्यू। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन हो गया, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर भी था यहाँ, एप्सिलॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, और फिर डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो गया, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब ये जो चार्ज है इसकी अपर लिमिट ये है और लोअर लिमिट ये है, तो आपको पुट करना होगा अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब इस चार्ज की अपर लिमिट माइनस इस चार्ज की लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट। तो हमारा पास ये एक्सप्रेशन आ गया, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये तो क्लियर है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें इस ट्राइंगल के इस फिगर में से, तो देखें ध्यान से, अगर ये थीटा है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस को हम आर से बोल रहे हैं और बेस जो है वो एक्स है। अगर हम कॉस थीटा निकालना चाहें तो कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि एक्स बाय आर। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम पुट करें, सिंस कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स बाय आर फ्रॉम द फिगर, तो हमारी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू एक्स बाय आर। तो कितना हो गया ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्यू बाय आर क्यूब इंटू एक्स। तो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इसमें r की वैल्यू भी पुट करना चाहें तो r फिगर के अकॉर्डिंग क्लियर है, क्योंकि r हाइपोटेनियस बन रहा है, तो r हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास r का क्यूब है, तो ध्यान से देखें क्योंकि r की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, रूट को 1/2 लिख सकते हैं पावर में, तो आपने लिख दिया। तो क्यूब जब करेंगे हम r क्या, तो बेटा ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो r क्यूब की वैल्यू हो गई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/4 पाई इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू सोर्स चार्ज ओवर द रिंग, पूरा चार्ज रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज ऑन द रिंग अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इनटू एक्स न्यूमरेटर वाला। और अगर हम डायरेक्शन पुट करें, डायरेक्शन पुट करना चाहिए क्योंकि हमको ये पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, वेक्टरली लिखना चाहें तो ई वेक्टर लिखा जाएगा फिर। तो आपका एक्सप्रेशन आ गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये आपने ड्राइव कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना वैल्यू होनी चाहिए, ये मैग्नीट्यूड आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये डायरेक्शन दिख गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर। अगर हम इसका केवल एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन करें तो हम ये कहना चाहते हैं ये है एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, जिस रिंग पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, इस रिंग का रेडियस है A, इस रिंग का सेंटर है O, सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस है X सेंटर से, और सरकमफ्रेंस से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस है R, और ये रहा ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो एक्स एक्सिस के अलोंग आ रही है बेटा। तो ये इलेक्ट्रिक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर किस पॉइंट पर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक वेक्टर किधर को है, एक्स एक्सिस के अलोंग। देखिए डी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट किस तरफ को है, एक्स एक्सिस के अलोंग पे है। उसी को इंटीग्रेट करके आपने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, तो ये आ गया एक्सप्रेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड है, तो लेंथ जो होगी वेक्टर की वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, हेड वो है डायरेक्शन बता रहा है। देखिए क्लियर। तो हेड ने डायरेक्शन बता दी, और ये हमारी पिक्चर है, और ये हमारा डायग्राम था, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा एक्सप्रेशन है। ये हमने सॉल्व कर दिया पूरा। ठीक है, अब इसमें आगे बात करते हैं, ध्यान से सुने। अगर हम इफ x इक्वल्स टू 0, अगर हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट को सेंटर पे ले आए, क्लियर, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर पे आ जाए, कहने का मतलब ये डिस्टेंस 0 कर दें। ऐसा कैसे, जब जैसे जैसे पी ओ के क्लोज आएगा, जैसे जैसे पी ओ के क्लोज आएगा एक्स की वैल्यू कम होने लगेगी, और अगर पी ओ के साथ आ गया, पी और ओ की पोजीशन सेम हो गई, तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब आप कहां पर होंगे, रिंग के सेंटर पे। तो अगर हम रिंग के सेंटर पे आ गए तो हमारा ये ऑब्जर्वेशन, ध्यान सुनेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के सेंटर की हो जाएगी। अगर आप x की वैल्यू 0 कर देंगे, x की वैल्यू 0 पुट करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गई। वेक्टर में लिखेंगे तो नल वेक्टर लिख रहे हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। कहां पर, रिंग के सेंटर पे। क्लियर। क्यों 0 है वो समझिए ध्यान से। इसमें एक बात और ध्यान से समझ लें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड x का भी फंक्शन है, x के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेरी कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड x के फंक्शन है, इसलिए इस पर ये बात हो रही है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू कम होने लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है। ठीक है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ओ सेंटर से बता रहे हैं। क्लियर। तो आप सेंटर पे आ जाएंगे तो x की वैल्यू 0 होने से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0 हो गया। आगे बात करते हैं क्यों 0 हो गया वो समझिए। ये तो मैग्नीट्यूड से, तो मैथमेटिकली आपने देख लिया। अब आगे समझते हैं, देखिए ध्यान से। क्योंकि यहां ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, दो डायगोनल अपोजिट चार्ज की वजह से, डायमेट्रिकली अपोजिट, डायमीटर पे दो अपोजिट जो आपने चार्ज लिए हैं उनकी वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। अगर इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को आप यहां ले आएंगे, जैसे जैसे ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट पास आएगा, अगर मान लो हम यहां ले आए, ध्यान समझिएगा, तो ये वाला पॉइंट अगर यहां आ गया P, तो फिर इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दिखेंगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस पॉइंट की वजह से ये वाली DE यहां दिखेगी ऐसे, और इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी दिख रही होगी। ठीक है। और जितना आप P को अंदर लाएंगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैं उतने वर्टिकल होने लगेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उतने ही वर्टिकल होने लगेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जैसा हमने रिंग ली थी उसी रिंग को फिर से यूज करते हैं, ध्यान समझिए।
ये है वो रिंग, ठीक है, और ये अब वो है इलेक्ट्रिक वेक्टर, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। डायमीटर पे आपने जो दो एलिमेंट कंसीडर किए हैं, ऊपर एक DQ, नीचे DQ, तो नीचे वाले DQ की वजह से ऊपर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड, और ऊपर वाले DQ चार्ज की वजह से नीचे की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड। तो जैसे जैसे आप पॉइंट को पास लाएंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही वर्टिकल हो रही है। देखिए पहले कितनी थी, ये इंक्लाइन थी बहुत, अब ये वर्टिकल हो रही है। ये पहले ऐसी थी, अब ये वर्टिकल हो रही है। तो अगर इस पॉइंट को आप और अंदर लाएंगे, इनफैक्ट सेंटर पे ले आएंगे, तो ये पूरा वर्टिकल हो जाएगा। और पूरा वर्टिकल मतलब ये वाला इलेक्ट्रिक वेक्टर ऊपर की तरफ, क्योंकि ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, क्योंकि अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट O के साथ मिल गया है, O और P एक ही पॉइंट हो गए हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर ड्रॉ किया जाता है, और पॉजिटिव चार्ज का है तो अवे होगा आउटवर्ड। तो इस DQ की वजह से ये वाला इलेक्ट्रिक वेक्टर ऊपर की तरफ, और इस वाले DQ की वजह से इलेक्ट्रिक वेक्टर नीचे की तरफ। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो बेटा ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी इन दोनों की वजह से। तो अगर इन दोनों की वजह से जीरो हो गई तो बाकी सब की वजह से भी तो जीरो होगी। देखिए ध्यान से, इन दोनों ने अगर जीरो किया है, मान लीजिए इस DQ, नीचे एक DQ है, ऊपर एक DQ है, तो अगर इनने आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर ली है तो यहां वाले भी तो कैंसिल करेंगे। आप कहीं पर भी ले लीजिए, तो डायमेट्रिकली अगर आप लेंगे ये यहां पर, तो सभी तरफ से ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। मीन्स हम कहना चाहते हैं रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है सिमिट्री की वजह से। सिमिट्रिकल होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाती है, इस वजह से यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, और ये हमने मैथमेटिकली भी देख लिया। क्लियर? तो पहला केस ये हो गया। आगे बात करते हैं इसी में। ध्यान समझिए इसमें फर्दर। केस सेकंड में हम कहते हैं इफ x इज वेरी मच ग्रेटर देन a। x इज वेरी मच ग्रेटर देन a का मतलब है आप जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट P को दूर ले जा रहे हैं। जितना आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट P को दूर ले जाएंगे, ध्यान सुनेंगे, कॉन्सेप्ट को सुनेंगे, जैसे जैसे हम इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को पीछे की तरफ ले जाएंगे, ये जो रिंग है ये हमको छोटी होती हुई लगेगी, हो नहीं रही है। इट सीम्स लाइक दैट द रिंग इज कॉन्ट्रैक्टिंग। हमको लगेगा कि रिंग जो है वो छोटी हो रही है। तो जितना आप पीछे की तरफ आएंगे ये रिंग हमको उतनी छोटी होती हुई लगेगी। और अगर ऐसा है तो ये रिंग एक डिस्टेंस पे हमको बिल्कुल एक पॉइंट जैसा दिखाई देने लगेगी, पॉइंट जैसा। क्लियर? तो यही पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जिन ऑब्जेक्ट्स को हम दूर रखे हुए किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से देखते हैं। तो अगर दूर कोई ट्रक है तो वो ट्रक भी हमको छोटा ही दिखाई देने लगेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है कि अगर हम P को दूर ले जाएंगे, जैसे जैसे P बढ़ेगा वो रिंग हमको छोटी दिखने लगेगी, और छोटी दिखने लगेगी तो पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करने लगेगी। और वही चीज अब मैथमेटिकली निकल के भी आएगी, देखें रिजल्ट में। इफ x इज ग्रेटर देन, वेरी मच ग्रेटर देन a, तो इसमें से एक्सप्रेशन में से a की वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी। और आपको पता है निगलेक्ट करना यहां होगा पॉसिबल, a यहां पर है a, तो a की वैल्यू अगर निगलेक्ट हो गई तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r qx बाय a तो नेग्लेक्ट हो गया, इनफैक्ट ये हट गया। अब बचा x स्क्वायर पर पावर 3/2, x स्क्वायर पर पावर 3/2, और बाकी आपका i कैप। क्लियर? तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये बचा x क्यूब इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन r q बाय x क्यूब, ऊपर x और ये i कैप। फर्दर आपने इसे सिंप्लीफाई किया, तो जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको? ध्यान से समझें। फर्दर सिंप्लीफाई करने से x से x कैंसिल हो गया, एक यहाँ बचा 2, तो एक्सप्रेशन हो गया इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन r इंटू क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और ये रहा बेटा i कैप। अब ध्यान से सुने, ये Q, ये डिस्टेंस कहां से होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सप्रेशन में ये सोर्स चार्ज होता है,
जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हुई है। और डिनोमीटर में जो डिस्टेंस होती है वो सोर्स चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस होती है। और अगर हम इस फिगर में बात करें तो फिगर में हमारी सोर्स चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस r है। यहां पर कोई चार्ज नहीं है, यहां पर चार्ज नहीं है, मतलब x ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस चार्ज से नहीं बता रहा है, रिंग के सेंटर से बता रहा है। लेकिन अभी जो एक्सप्रेशन आपके सामने आया है, इस एक्सप्रेशन में डिनोमीटर में x आ गया है, और डिनोमीटर में x आने का मतलब ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस है कहां से, सोर्स चार्ज से। मतलब ये जो रिंग है, इस रिंग का पूरा चार्ज कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड माना जा रहा है, यहां पर। इट सीम्स लाइक कॉन्सेंट्रेटेड एट द O, यहां पर O पर पूरा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड माना जा रहा है, क्योंकि रिंग को आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत दूर से। तो बहुत दूर से ऑब्जर्व करने से कैसा लग रहा है, रिंग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लग रही है, पॉइंट साइज लग रही है, और पॉइंट साइज लगने से इसका पूरा चार्ज कॉन्ट्रैक्ट होती हुई लग रही है। मैंने आपसे बोला पॉइंट साइज मतलब बहुत छोटी लग रही है। जब रिंग छोटी हो जाएगी, जैसे जैसे रिंग छोटी होने लगेगी, उसका चार्ज उसके सेंटर की तरफ आने लगेगा। अभी चार्ज सर्कमफ्रेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जैसे जैसे छोटी छोटी होने लगेगी रिंग, तो सर्कमफ्रेंस भी छोटी होने लगेगी। सर्कमफ्रेंस छोटी होते होते सेंटर की तरफ दिखने लगेगी। तो रिंग जितनी छोटी हो जाएगी, चार्ज उतना सेंटर की तरफ लोकेट होने लगेगा। तो वही हुआ है कि जब आपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत दूर ले लिया है, तो इस रिंग का पूरा चार्ज उसके सेंटर पर दिखाई देने लगा है, क्योंकि रिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव कर रही है। और देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है। जबकि ये एक्सप्रेशन किसका है, इस रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड का वो एक्सप्रेशन है। और कहां पर है, जब आपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट फार ऑफ लिया हुआ है। फार ऑफ मतलब दूर लिया हुआ है, ठीक है। और जो रिंग का एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से मैच कर रही है। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी यही होता है, हमको पता है। तो अगर ये एक्सप्रेशन पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं दिस रिंग इज बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज when the observation point is far off। जब हम किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट को बहुत दूर ले लेते हैं, तो हमारी ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग भी एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है। ठीक है बच्चों, तो ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट को जो हमने पढ़ा है उसको एक बार और देख लें। जैसे मैंने आपको अभी बोला, अगर आप डी कॉस थीटा लेते हैं, डी कॉस थीटा मतलब डी कॉस थीटा किसने कंट्रीब्यूट किया था, डी क्यू ने। तो फिर आपको लिमिट लेनी चाहिए 0 से Q E निकालने के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि जब डी क्यू इंटीग्रेट होके, क्योंकि डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, Q हो जाएगा। डी क्यू इंटीग्रेट होके Q बन जाएगा। और अगर आपने ट्वाइस ऑफ डी कॉस थीटा लिया है, तो फिर मेरा सजेशन है कि आप उसे 0 से Q/2 लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। ऐसे में क्यों, क्योंकि जब डी क्यू इंटीग्रेट होगा, तो डी क्यू इंटीग्रेट होने में, क्योंकि लिमिट Q/2 की है, तो डी क्यू इंटीग्रेट होके Q/2 बनेगा। और यहां पर जो 2 मल्टीप्लाई में है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको वापस Q मिल जाएगा। ठीक है, तो जब 2d cos थीटा, तो फिर लिमिट 0 से Q/2, और अगर केवल d cos थीटा, तो लिमिट 0 से Q। तो दोनों में से किसी से भी कर लीजिए, एक्सप्रेशन विल रिमेन सेम। तो हमारी ये 3 केस निकल के आए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर ये होगी, किसी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, जिसमें अगर हम केस फर्स्ट की बात करें तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आई, जो कि अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम रिंग के सेंटर पर लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई। सिमेट्री कंसीडरेशन से 0 हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाते हैं सारे इलेक्ट्रिक वेक्टर्स। नेक्स्ट बात करते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो एक्सप्रेशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का वो एक्सप्रेशन जिस केस में ये रिंग जो है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है, क्योंकि उसमें केस लग जाता है कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत दूर होता है, तो यहाँ पर रिंग पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है। तो ये आपने केस भी देख लिए और ये आपका एक्सप्रेशन भी आ जाएगा। बट इसमें एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चन में हमको यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग बोला गया है विद द चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अगर वो हमको ऐसा बोलता है चार्ज डेंसिटी लैम्डा, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जैसे कि हमने बात कर ली लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। देखो, अगर उसने केवल यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग बोला और उस पर चार्ज की वैल्यू Q बोली, तो फिर हमारे ये एक्सप्रेशन होंगे जिसमें चार्ज Q दिखना चाहिए। इसमें तो 0 हो जाती, तो इसमें तो बात ही नहीं है। तो जहां चार्ज Q दिख रहा है, इसका मतलब हम रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की बात कर रहे हैं।
लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में लैंग्वेज ये यूज़ करी कि जो रिंग है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है और उसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो फिर इसका मतलब हमें क्यू टर्मोलॉजी में आंसर नहीं देना है, हमको लैम्डा की टर्म में आंसर देना है। तो कैसे निकलता है, ध्यान से सुने। लैम्डा आप जानते हैं, लैम्डा क्या होता है, चार्ज ऑन द रिंग डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द रिंग। तो अगर हमको चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई से लैम्डा इंटू एल हो जाएगा, और एल क्या है 2 पाई ए, क्योंकि एल तो सरकमफ्रेंस है। टोटल चार्ज किस पे डिवाइडेड है, रिंग की सरकमफ्रेंस पे ही तो डिवाइड है, तो रिंग की सरकमफ्रेंस कितनी हो गई 2 पाई ए, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द लेंथ ओवर विच द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, वो लेंथ जिस लेंथ पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लेंथ कितने पे ये चार्ज कितनी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है 2 पाई ए पे, तो आपने चार्ज को 2 पाई ए से डिवाइड कर दिया, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एल की वैल्यू 2 पाई है, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा एल लैम्डा इंटू 2 पाई ए। तो ध्यान रखिए, अगर उसने हमको यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की टर्मोलॉजी यूज करी है लैम्डा, अगर उसने हमें एक्सप्रेशन में लैम्डा यूज किया, लैंग्वेज में क्वेश्चन में लैम्डा यूज किया, तो फिर हमको एक्सप्रेशन भी लैम्डा में देना होगा। तो हमारा ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा वो देखें। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्यू की वैल्यू लैम्डा इंटू 2 पाई है, तो क्यू की वैल्यू लैम्डा इंटू 2 पाई ए इंटू एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू आई कैप। तो दिस वुड बी द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा की टर्म्स में। तो ऐसा ही यहां पर भी आ जाएगा, क्यू की जगह आप पुट कर देंगे लैम्डा इंटू 2 पाई ए। तो ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, इसको यहां बना देते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्यू की वैल्यू लैम्डा इंटू 2 पाई है अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आई कैप वेक्टर फॉर्म में। अब आपके जो एक्सप्रेशन है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ये चार्ज की टर्म्स में है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में, लैम्डा की टर्म्स में है। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस विच वी नीड टू कीप इन माइंड। ये इस तरह का डिफरेंस बेटा हमको ध्यान में रखना होगा, तभी हम इन एक्सप्रेशन को परफेक्टली नोटिफाई कर पाएंगे, हम परफेक्टली समझ पाएंगे। क्लियर? तो ये हमारे केसेस हो गए, केस भी खत्म हो गए, एक्सप्रेशन भी खत्म हो गया, जैसा हमको समझना था। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है, लेकिन अभी इसमें यहाँ से कंपटीशन की काफ़ी सारी बात रह गई है, तो अब हम इसमें कंपटीशन में कुछ बात करते हैं।